अध्याय 901। मुझे इन लोगों से जानकारी लेने के लिए आपकी मदद चाहिए। दूर से एक सुंदर और आकर्षक महिला आर्यन और मानसी के पास आई। वो सुंदर महिला निश्चित रूप से कंचन थी। जैसे ही उसे पता चला कि आर्यन उसे ढूंढ रहा है, वो तुरंत परिद्वार से बाहर आ गई। मानसी ने कंचन को देखा, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। उसने कंचन को ऊपर से नीचे तक निहारना शुरू किया। मानसी ने एक बार फिर आर्यन की पसंद की असाधारण सुंदरता देखी। आर्यन की पसंद काफी अच्छी थी, क्योंकि उसके आसपास इतनी सारी सुंदर और मनमोहक महिलाएं थीं। मानसी को कंचन से थोड़ा खतरनाक एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंचन से उसे ये खतरनाक आभा क्यों महसूस हो रही है। कंचन मानसी को देखकर मुस्कुराई। कंचन पहले से ही मालती के माध्यम से मानसी के बारे में जानती थी। ये सुंदर महिला निश्चित रूप से फ्रोजन आइस संप्रदाय की पहली पूर्वज होनी चाहिए। पति, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कंचन ने आर्यन से उसकी जरूरत पूछी। मुझे इन लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन ने कंचन को बताया कि उसे कंचन की विशेष क्षमताओं की आवश्यकता है। बैंगनी तितली विरासत से कंचन को जो शक्तियां मिली थीं, वे इस तरह के काम के लिए काफी उपयोगी थीं। आप जानना चाहते हैं कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? कंचन ने आर्यन से पूछा। हाँ, कृपया मेरी मदद करो ये पता लगाने में कि इन लोगों ने इस देश और यहाँ की आबादी पर हमला क्यों किया। आर्यन ने इन लोगों से जानकारी निकालने के लिए कंचन से मदद मांगी। ठीक है, मैं करती हूँ। कंचन ने प्रत्येक गुट के कप्तान के दिमाग में झांकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। कंचन ने उन सूचनाओं को खोजने की कोशिश की जो इन लोगों के मन में थीं। कुछ ही समय में कंचन ने वो जानकारी प्राप्त कर ली जो आर्यन चाहता था। पति, ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ अपने महान नेता की मौत का बदला लेने आए हैं। कंचन ने सूचित किया कि ये लोग कुछ दिन पहले कुनलुन पवित्र भूमि के क्षेत्र में मारे गए उच्च अधिकारियों की मौत का बदला लेने आए हैं। आर्यन ने कंचन की ओर सिर हिलाया। ऐसा लगा कि ये लोग वाकई बदला लेने की नीयत से यहाँ आए थे। तो फिर वे सब एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? क्या उन सभी का लक्ष्य एक ही नहीं है? आर्यन ने कंचन से पूछा। आर्यन जानना चाहता था कि कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस बुइज और डेविल लुसिफर कुनलुन पवित्र भूमि में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे थे, जबकि शुरुआत में उनका लक्ष्य एक ही था। उस मामले में संभावना है कि प्रत्येक गुट अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता है। उन्हें लगता है कि इस हत्या के मामले में अन्य गुट भी शामिल हैं। कंचन ने समझाया कि इन लोगों के पास मौजूद जानकारी में अंतर था। भले ही उनके इरादे लगभग एक जैसे थे, लेकिन वे दूसरे गुटों को भी अपना दुश्मन मान रहे थे, जिन्हें लगा कि उन्होंने ही उनके नेता को मारा होगा। आर्यन ने कंचन से मिली सभी जानकारियों पर विचार करना शुरू कर दिया। कंचन द्वारा दी गई जानकारी वास्तव में बहुत अच्छी थी। आर्यन के सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। कंचन की बातों से ऐसा लग रहा था कि कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लुसिफर के बीच सूचनाओं को लेकर कोई गलतफहमी है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई है ताकि ये चारों गुट आपस में लड़ें। इसके अलावा जिस स्थान पर युद्ध हुआ वो कुंडलुन पवित्र भूमि का क्षेत्र था। ये निश्चित रूप से बहुत जानबूझकर किया गया था। ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर कार्मिला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लुसिफर गुटों का उपयोग करके कुंडलुन पवित्र भूमि को नष्ट करना चाहते हैं। पति, क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? कंचन ने पूछा। नहीं, मुझे वो जानकारी मिल गई जो मैं चाहता था। कंचन से आवश्यक जानकारी पाकर आर्यन संतुष्ट था। कंचन आर्यन की मदद करके खुश थी। उसे वास्तव में खुशी होती थी जब वो आर्यन के काम आ सकती थी। दूसरी ओर मानसी ये देखकर काफी हैरान थी कि कंचन दूसरों के विचारों को पढ़ सकती है। कंचन की क्षमता वास्तव में बहुत डरावनी थी। अगर कंचन वास्तव में इस क्षमता पर पूरी तरह महारत हासिल कर ले तो उसके सभी दुश्मनों के लिए उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। कंचन दुश्मन के दिमाग को पढ़ सकती थी, जिसका मतलब था कि दुश्मन की हर चाल का अंदाजा वो बहुत आसानी से लगा सकती थी। मानसी वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन के पास इतनी भयानक क्षमता वाली महिला कैसे है। मालती की आइस फीनिक्स विरासत और सुमित्रा का विशेष शरीर ही मानसी को चौंकाने के लिए काफी था। अब कंचन जैसी दिमाग पढ़ने वाली एक और महिला थी जो और भी डरावनी थी। आर्यन के पास जो कुछ भी था वो मानसी को लगातार चौंका रहा था। क्या आर्यन के विशेष शरीर के कारण ही वो इतनी सुंदर और विशेष क्षमता वाली महिलाओं से मिल पाया? मानसी को संदेह होने लगा कि शायद आर्यन के पास मौजूद उस प्राचीन यांग शरीर के कारण ही वो इन सुंदर महिलाओं के साथ इतना भाग्यशाली था। इस समय मानसी यही एकमात्र तार्किक कारण सोच सकती थी। जब मानसी शांति से सोच रही थी कि आर्यन के आसपास इतनी सुंदर और विशेष क्षमता वाली महिलाएं क्यों हैं, तो कंचन ने अचानक उसकी ओर देखा। कंचन अपने सामने खड़ी मानसी को देखकर मुस्कुराई।
ये देखकर मानसी ने तुरंत कुछ भी न सोचने की कोशिश की। उसने खुद को संभाला ताकि कंचन उसके विचारों को ना समझ सके। लेकिन मानसी बहुत देर कर चुकी थी। कंचन ने मानसी को पता लगे बिना ही उसके दिमाग के अंदर झांक लिया था। कंचन को तो ये भी पता चल गया था कि मानसी आर्यन के बारे में क्या सोच रही थी। मानसी और कंचन एक दूसरे को घूरने लगी। स्थिति थोड़ी अजीब हो गई। अहम, मानसी, कृपया पहले इन 4 लोगों का ख्याल रखो। माहौल को अचानक अजीब होते देख आर्यन ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। ठीक है, मैं इनका ख्याल रखती हूँ। मानसी ने कंचन को घूरना बंद किया और अपना ध्यान जमीन पर पड़े 4 लोगों की ओर लगाया। मानसी ने अपने हाथ हिलाए और उन चारों के शरीर तुरंत मोटी बर्फ में दब गए। मानसी ने पलक झपकते ही उन्हें बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। अच्छा, अब वापस चलते हैं, आर्यन ने कहा। मानसी और कंचन ने सिर हिलाया। उन दोनों ने पहले विला लौटने का फैसला किया। यहाँ की बाकी समस्याओं को कुनलुन पवित्र भूमि के लोग संभाल लेंगे। आर्यन मानसी और कंचन को लेकर अपने विला वापस चला गया। सबसे पहले वो अपने करीबी लोगों की स्थिति की पुष्टि करना चाहता था। बड़े भाई आर्यन। जैसे ही आर्यन विला पहुंचा, अचानक परी उसके पास आई। परी बहुत हड़बड़ी में दिख रही थी। परी, क्या बात है? आर्यन ने पूछा कि वो इस तरह क्यों भाग रही है। अध्याय 902 यागातामा ओरोची क्षेत्र में प्रीति को बचाओ। बड़े भाई आर्यन, प्रीति अभी तक शहर के केंद्र से खरीदारी करके वापस नहीं आई है। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ बुरा न हो गया हो। परी आई और उसने आर्यन को बताया कि क्या हुआ था। पता चला कि परी आर्यन को ये बताने आई थी कि प्रीति अभी तक शहर के केंद्र से किराने का सामान खरीदकर नहीं लौटी है। प्रीति अभी शहर के केंद्र में है और वापस नहीं आई? आर्यन ने परी से दोबारा पूछा। परी ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। परी और प्रीति के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए ये अजीब नहीं था कि प्रीति को अब तक वापस ना आते देख परी थोड़ी चिंतित महसूस कर रही थी। इसके अलावा परी ने देखा कि शहर जल रहा था और धुआं उठ रहा था। इससे वो और भी चिंतित हो गई। शुरुआत में परी खुद उसे खोजने जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि शहर की स्थिति इतनी भयानक है कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। परी अभी भी अकेले रहने पर बाहरी लोगों से बातचीत करने में डरती है। बाहरी लोग उसे जिस तरह से देखते हैं वो काफ़ी अजीब होता है। ऐसा लगता है कि वे लोग परी को गले लगाना चाहते हैं, जो एक बहुत ही सुंदर चलती फिरती गुड़िया जैसी दिखती है। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि परी अकेले प्रीति को खोजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बड़े भाई आर्यन, कृपया प्रीति को ढूंढें। परी ने आर्यन से प्रीति की तलाश करने का अनुरोध किया। ठीक है, मैं उसे ढूंढूंगा। आर्यन निश्चित रूप से प्रीति के ठिकाने की तलाश करेगा। प्रीति अब उसके विला में एक दासी है, इसलिए वो अब आर्यन की जिम्मेदारी बन गई थी। मैं पहले निकलता हूं। आर्यन ने मानसी, कंचन और परी से विदा ली और प्रीति के ठिकाने का पता लगाने के लिए वापस शहर के केंद्र की ओर चल पड़ा। परी, मैं पहले अंदर जाती हूं, तुम हमारे मेहमान के साथ रहो। कंचन ने कहा कि वो विला के अंदर जाना चाहती है, उसे अभी कुछ काम था। ठीक है कंचन दीदी, मैं समझ गई। परी ने कंचन की ओर सिर हिलाया। वो मानसी के साथ रहेगी, जो इस विला में मेहमान थी। कंचन विला के अंदर चली गई और उसने परी को मानसी के साथ अकेला छोड़ दिया। अब सामने के आंगन में केवल मानसी और परी ही बचे थे। मानसी ने अपने सामने मौजूद परी का निरीक्षण किया। वो लड़की बहुत प्यारी और सुंदर थी। वो एक चलती फिरती गुड़िया जैसी थी जिसे कोई भी अपनाना और गले लगाना चाहेगा। यहाँ तक कि मानसी का भी मन हुआ कि वो परी को गले लगा ले और उसे दुलारे। परी वास्तव में बहुत प्यारी थी। वो दूसरों में उसे पाने और उसकी देखभाल करने की भावना जगाती थी। मेरे साथ अंदर आओ। परी ने मानसी से अपने साथ विला में चलने को कहा। परी अभी भी मानसी के लिए अजनबी थी, इसलिए वो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मानसी परी के पीछे पीछे विला के अंदर चली गई। उसने वैसा ही किया जैसा परी चाहती थी। ... इस बीच आर्यन शहर के केंद्र में पहुंच चुका था। उसने प्रीति के ठिकाने का पता लगाने के लिए अपनी स्पिरिट सेंस का इस्तेमाल किया। आर्यन ने तुरंत एक बहुत बड़े दायरे में अपनी शक्तियों का उपयोग किया ताकि वो जल्दी से प्रीति को ढूंढ सके। ये अजीब है, मुझे प्रीति का अस्तित्व क्यों नहीं मिल रहा? आर्यन को अजीब लगा क्योंकि उसे इस जगह के आसपास प्रीति का कोई सुराग नहीं मिला। अगर परी की जानकारी सही थी तो प्रीति को इसी जगह के आसपास होना चाहिए था, लेकिन आर्यन को वो यहाँ कहीं नहीं मिली। शायद मुझे अपनी खोज का दायरा और बढ़ाना चाहिए। आर्यन ने अपनी खोज का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। इस बार उसने लगभग पूरे शहर में तलाश की। अजीब बात थी कि पूरे शहर को छान मारने के बाद भी उसे प्रीति का पता नहीं चला। क्या यह संभव है कि... आर्यन प्रीति के बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि पिछले बड़े हमले के दौरान शायद प्रीति के साथ कुछ अनहोनी हो गई हो। पिछला हमला काफी बड़ा था और कार्मिला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर के गुटों के द्वारा किए गए हमलों के कारण बहुत से लोग हताहत हुए थे। नहीं, मैं इतना बुरा नहीं सोच सकता। आर्यन ने अपना सिर झुकाया। वो इस तरह की नकारात्मक बातें नहीं सोच सकता था। यशिका,
आर्यन ने यशिका को पुकारना शुरू किया। क्या बात है? यशिका ने जवाब दिया। उसकी आवाज से लग रहा था कि वो अभी अभी लंबी नींद से जागी है। यशिका के पास एक विशेष क्षमता थी, वो सोते हुए या औषधीय जड़ी बूटियां खाकर खुद को मजबूत बना सकती थी। क्या तुम प्रीति को जानती हो जो हमारे विला में दासी है? आर्यन ने यशिका से पूछा। ओह, आप उस सुंदर नई दासी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसे जानती हूँ और उससे मिली हूँ। यशिका ने आर्यन को बताया कि वो प्रीति के बारे में जानती है। तो क्या तुम मेरे लिए उसकी मौजूदगी का पता लगा सकती हो? आर्यन चाहता था कि यशिका प्रीति को ढूंढने में उसकी मदद करे। ठीक है। यशिका ने आर्यन से ज्यादा सवाल नहीं किए और तुरंत मदद के लिए तैयार हो गई। आर्यन की पत्नी बनने के बाद यशिका अब बहुत आज्ञाकारी हो गई थी। वो आर्यन की हर इच्छा पूरी करती थी। यशिका ने प्रीति की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग किया। चूंकि यशिका को प्रीति की गंध पहले से ही याद थी, इसलिए वो जल्दी ही उसके निशानों को ढूंढ सकी। पति, ऐसा लगता है कि वो नई दासी पूर्वी क्षेत्र में बहुत दूर है। यशिका ने आर्यन को बताया कि प्रीति पूर्वी क्षेत्र में काफी दूर है। क्या वो इस शहर में नहीं है? आर्यन ने दोबारा पूछा। नहीं, मुझे जो निशान मिले हैं वे संकेत देते हैं कि वो पूर्वी क्षेत्र में काफी दूर है। यशिका ने आर्यन को बताया कि गंध के निशानों से ये स्पष्ट है कि प्रीति पूर्व में काफी दूर है। क्या उसे फिर से कोई उठाकर ले गया है? आर्यन सोचने लगा कि प्रीति को कोई ले गया है, वरना प्रीति इतनी दूर पूर्व में कैसे हो सकती थी? ये नामुमकिन था। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? क्या प्रीति के पास अपहरणकर्ताओं को आकर्षित करने का कोई शौक है? आर्यन को आश्चर्य हुआ कि प्रीति का हमेशा अपहरण क्यों हो जाता है, उसे हमेशा कोई ना कोई क्यों ले जाता है। हाँ, प्रीति वास्तव में बहुत ही सुंदर महिला थी और प्रीति जैसी सुंदर महिला के साथ बुरा काम करने की चाहत रखने वाले बहुत से लोग हो सकते थे। ऐसा लगता है कि मुझे उसे बचाने जाना होगा। आर्यन को उस दिशा में जाना था जहां प्रीति थी। उसे प्रीति को बचाना था जिसे शायद कोई उठा कर ले गया था। आर्यन तुरंत पूर्व की ओर चल दिया। वो यशिका द्वारा बताई गई दिशा में जा रहा था। आर्यन पूर्व में काफी दूर यागातामा ओरोची क्षेत्र की ओर चला गया। क्या यागातामा ओरोची गुट के लोगों में से ही कोई प्रीति को यहां लाया है? आर्यन को संदेह होने लगा कि प्रीति को यहां लाने वाला व्यक्ति यागातामा ओरोची गुट का पार्ट हो सकता है। इसकी संभावना बहुत अधिक थी क्योंकि ये यागातामा ओरोची गुट का ही क्षेत्र था। अध्याय 903 सबा की योंदा। यशिका, क्या तुम्हें यकीन है कि यही वो जगह है? आर्यन ने एक बार फिर पूछा कि क्या ये सच है कि प्रीति इसी इलाके में थी। पति, आपको मेरी क्षमताओं पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रीति बहुत करीब है। यशिका ने आर्यन को बताया कि प्रीति उसके बहुत करीब थी। ठीक है, अगर वो बहुत करीब है तो तुम मुझे बता देना। आर्यन ने यशिका से कहा कि जब प्रीति की मौजूदगी एकदम पास हो तो वो उसे सूचित करे। ठीक है, यशिका समझ गई। प्रीति के पास आते ही वो आर्यन को बता देगी। आर्यन आगे की ओर उड़ता रहा। वो लगातार यशिका द्वारा दी गई दिशा के अनुसार उड़ रहा था। रुकिए, प्रीति उस इमारत में है। यशिका ने आर्यन को रुकने के लिए कहा। यशिका ने उनके सामने कुछ ही दूरी पर स्थित एक 5 सितारा होटल की ओर इशारा करना शुरू किया। ये 5 सितारा होटल काफी बड़ा और बहुत ऊंचा था। ऐसा लग रहा था कि ये इस शहर के आसपास का सबसे अच्छा होटल है। तो प्रीति वहां है, चलो देखते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। आर्यन ने तुरंत ये देखने का फैसला किया कि प्रीति के साथ क्या हुआ है। आर्यन ने उस होटल में छिपकर घुसना शुरू किया जहां प्रीति के होने की सबसे अधिक संभावना थी। जैसे ही आर्यन होटल में घुसा, उसे प्रीति का ठिकाना मिल गया। संयोग से प्रीति इस समय कई अज्ञात अजनबियों के साथ थी। प्रीति के अलावा दर्जनों और महिलाएं थीं जिन्हें इन लोगों ने पकड़ रखा था। भले ही इन लोगों की पहचान काफी अपरिचित थी, लेकिन आर्यन देख सकता था कि ये लोग साधारण लोग नहीं थे। उन सभी के पास ओवरलॉर्ड रेल्म के शुरुआती चरण के योद्धा जैसी विशेष क्षमताएं थीं। लगता है वे यागातामा ओरोची गुट से हैं। आर्यन को संदेह होने लगा कि ये लोग यागातामा ओरोची गुट के थे। यहाँ समस्या ये थी कि ये लोग इन महिलाओं को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते थे। क्या वे इन महिलाओं के साथ कुछ करना चाहते थे? आर्यन ये जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया कि क्या होने वाला है। उसने प्रीति के काफिले के पीछे पीछे चलना शुरू किया। क्या आपको लगता है कि बॉस हमारे द्वारा पकड़ी गई महिला से खुश होंगे? उन पुरुषों में से एक ने पास ही खड़े दूसरे पुरुष से पूछा। बकुल, बॉस बहुत खुश होंगे। ये महिलाएं काफी सुंदर हैं। बॉस को इन महिलाओं के साथ खेलने में मजा आएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि बॉस खुश होंगे क्योंकि वे इस तरह की सुंदर महिलाओं को खोजने में कामयाब रहे। कुनलुन पवित्र भूमि गुट के क्षेत्र की महिलाएं वास्तव में सुंदर थीं। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि बॉस चाहते थे कि वे कुनलुन पवित्र भूमि से महिलाओं को पकड़ें। इन लोगों ने जानबूझकर बड़े शहरों में हुए दंगों का फायदा उठाकर उन सुंदर महिलाओं का अपहरण किया जिनसे वे मिले थे। वे सभी सुंदर महिलाएं जिन्हें वे मिले थे, उन्हें तुरंत उठा लिया गया और इस स्थान पर वापस लाया गया।
ये लोग प्रीति और दर्जनों महिलाओं को सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाने लगे। होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर केवल एक ही कमरा था। ये निश्चित रूप से एक वीआईपी कमरा था जिसे केवल बहुत अमीर और प्रभावशाली लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। प्रीति और दर्जनों महिलाओं को मवेशियों की तरह वीआईपी कमरे में ले जाया गया। उन सभी को दुष्ट लोगों द्वारा कमरे में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया। प्रीति और दर्जनों महिलाएं कमरे में ले जाए जाने पर केवल आत्मसमर्पण कर सकती थीं। एक योद्धा की शक्ति रखने वाले दुष्ट लोगों के सामने उनके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। अगर वे लड़ने की हिम्मत करतीं तो ये तय था कि ये लोग उन्हें और भी अधिक प्रताड़ित करते। आर्यन केवल प्रीति को वीआईपी कमरे में ले जाते हुए देख सकता था। गॉड आइज। आर्यन ने वीआईपी कमरे के अंदर देखने के लिए गॉड आइज तकनीक का इस्तेमाल किया। जब आर्यन ने इस तकनीक का उपयोग किया तो उसने पाया कि वीआईपी कमरे में सांप जैसी काली त्वचा वाला एक अजीब आदमी था। इस आदमी के बगल में बहुत सारे सांप थे जो असाधारण रूप से बड़े और भयंकर दिख रहे थे। अनुमान लगाया गया था कि यह सांप एक वयस्क के आकार का 5 गुना था और इसकी लंबाई दर्जनों मीटर थी। भले ही इन विशाल सांपों का रूप भयंकर और डरावना था, लेकिन ये सांप जैसी आकृति वाले व्यक्ति के प्रति बहुत आज्ञाकारी लग रहे थे। इस आदमी को देखकर आर्यन उत्सुक हो गया। वो जानना चाहता था कि क्या इस आदमी का यगातामा ओरोची गुट में कोई ऊंचा पद है। वीआईपी कमरे में बातचीत चल रही थी। क्या तुम वो करने में सफल रहे जो मैंने आज्ञा दी थी? सांप जैसे दिखने वाले आदमी ने अपने सामने खड़े लोगों से कहा। प्रभु योंदा, हमने आपके आदेशों का पालन किया है। यहाँ वो महिला है जिसे हम पकड़ने में सफल रहे हैं। इस आदमी में से एक आगे आया और उसने रिपोर्ट की कि उनका मिशन सफल रहा। इस आदमी का नाम सबाकी योंदा है। वो यगातामा ओरोची गुट में एक ऊंचा पद रखने वाला व्यक्ति है। सबाकी योंदा के बगल में मौजूद विशाल सांप ने तुरंत उन महिलाओं पर फुफकारना शुरू कर दिया। ये विशाल सांप ताज़ा शिकार की ओर देख रहा था जो खाने के लिए तैयार था। शांत हो जाओ, तुम्हें ये बाद में जरूर मिलेंगी। सबाकी योंदा ने अपने बगल वाले सांप को अपने सामने मौजूद सुंदर महिलाओं को खाने से रोकने की कोशिश की। प्रीति और इस कमरे में लाई गई सुंदर महिलाएं डर के मारे थर-थर कांपने लगीं। वे ऐसी दिख रही थीं जैसे वे किसी बहुत ही भयंकर शिकारी को देख रही हों। प्रीति और दर्जनों महिलाएं उन चूहों की तरह लग रही थीं जो सांप को देखकर डर जाते हैं। अध्याय 904। सबाकी योंडा के खिलाफ। सबाकी योंडा अपने सामने मौजूद दर्जनों महिलाओं की ओर बढ़ने लगा। वो इन महिलाओं की ओर देखकर दुष्टता से मुस्कुराया। जब सबाकी योंडा करीब आया तो प्रीति और दर्जनों महिलाएं डर गईं। वे सभी वास्तव में सबाकी योंडा से डरी हुई थीं, जो एक सांप राक्षस जैसा लग रहा था। प्रीति इतनी डरी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस विकट स्थिति से बाहर निकलने के लिए वो और क्या करे। ऐसी स्थिति में प्रीति केवल यही आशा कर सकती थी कि कोई उसे इस भयानक संकट से बचा ले। आर्यन, कृपया मेरी मदद करो। ऐसी स्थिति में प्रीति को उम्मीद थी कि आर्यन आकर उसकी मदद करेगा। प्रीति को नहीं पता था कि उसे आर्यन के आने की उम्मीद क्यों है। शायद ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि जब भी प्रीति मुसीबत में होती थी, आर्यन हमेशा आकर उसकी मदद करता था। शायद यही एकमात्र उचित कारण था कि प्रीति ने आर्यन के आकर खुद को बचाने की आशा की थी। अपने दिल में प्रीति आर्यन को एक ऐसे नायक के रूप में मानती थी जो हमेशा उसके लिए मौजूद था। ये कहा जा सकता है कि प्रीति के मन में आर्यन के लिए थोड़ा प्यार था। सबाकी योंडा ने अपने सामने मौजूद महिलाओं को एक एक करके देखना शुरू किया। उसने एक ऐसी महिला चुननी शुरू की जिसके साथ वो सबसे पहले खेलेगा। जब सबाकी योंडा उनके करीब आया तो सभी महिलाएं दुबकने लगीं। वे वास्तव में सबाकी योंडा से बहुत डरा हुआ महसूस कर रही थीं। सबाकी योंडा ये खोजने लगा कि आज रात की पार्टी के लिए उसका पहला शिकार कौन होगा। सबाकी योंडा की एक अजीब आदत थी। उसे महिलाओं के साथ मजा करते समय उन्हें मारना पसंद था। उसके बाद सबाकी योंडा मरी हुई महिला के शरीर को अपने विशाल सांप के भोजन के रूप में दे देता था। सबाकी योंडा आखिरकार प्रीति के सामने पहुंचा। वो अब ठीक प्रीति के सामने रुक गया। इस कमरे की महिलाओं में प्रीति को सबसे सुंदर महिला कहा जा सकता था। तुम काफी सुंदर भी हो। सबाकी योंडा ने प्रीति के चेहरे को छूना शुरू किया। वो प्रीति के सुंदर चेहरे और शरीर की प्रशंसा करने लगा। हेक्सिंग स्कूल की 4 सुंदरियों में से एक के रूप में ये कोई अजीब बात नहीं थी कि प्रीति सबाकी योंडा को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। प्रीति ने सबाकी योंडा को देखकर अपना सिर झटकना शुरू कर दिया। जब उसने सबाकी योंडा को खुद को छूते हुए देखा तो वो काफी डर गई थी। जब सबाकी योंडा ने उसे छुआ तो प्रीति का शरीर कांपने लगा। उसे सबाकी योंडा के प्रति घृणा महसूस हुई। आज रात तुम मेरे साथ खेलने वाली पहली महिला होगी। सबाकी योंडा ने पहले ही तय कर लिया था कि उसके साथ खेलने वाली पहली महिला प्रीति होगी। प्रीति ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वो सबाकी योंडा जैसे आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। सबाकी योंडा ने प्रीति द्वारा किए गए इनकार को नजरअंदाज कर दिया। वो तुरंत प्रीति को बिस्तर पर ले जाने के लिए उठा ले गया। सबाकी योंडा ने तुरंत प्रीति को इस कमरे के बिस्तर पर फेंक दिया।
इस कमरे का बिस्तर बहुत बड़ा था। इस बड़े बिस्तर पर एक साथ कई लोग समा सकते थे। ये एक सुपर लग्जरी होटल था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस कमरे में इतना बड़ा बिस्तर था। जब सबाकी योंडा ने प्रीति को बिस्तर पर घसीटा तो उसके पास बिल्कुल भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। कोई मेरी मदद करो, अपने दिल में प्रीति मदद की गुहार लगाती रही। वो चाहती थी कि कोई भी उसे इस भयानक स्थिति से बचा ले। प्रीति ने यहां तक कसम खा ली कि जो कोई भी उसकी मदद के लिए आएगा वो उसी से शादी कर लेगी। तड़ा तड़ा तड़ा। जब सबाकी योंडा ने प्रीति के साथ बुरा काम करने की कोशिश की तो अचानक पीछे से किसी ने तालियां बजाईं। सबाकी योंडा और प्रीति ने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि आर्यन इस समय ठीक दरवाजे के सामने खड़ा था। आर्यन? प्रीति बहुत खुश दिखी जब उसने देखा कि आर्यन पहले से ही इस जगह पर था। ऐसा लग रहा था कि उसने जो प्रार्थना की थी वो स्वीकार हो गई थी। तुम कौन हो? सबाकी योंडा ने एक अजनबी आदमी से पूछा जो अचानक उसके कमरे में घुस आया था। सबाकी योंडा को आर्यन का यहां आना बहुत अजीब लगा। उसे आर्यन के इस कमरे में घुसने पर जरा सी भी हलचल महसूस नहीं हुई थी। मैं आर्यन हूं और मैं मौत का फरिश्ता बनूंगा जो तुम्हारी जान लेगा। आर्यन ने सबाकी योंडा को अपना परिचय दिया। आर्यन ने खुद को सबाकी योंडा के लिए मौत का फरिश्ता कहने में संकोच नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? जब सबाकी योंडा ने आर्यन की बात सुनी तो वो बहुत आग बबूला हो गया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और मैं इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। आर्यन ने लापरवाही से कहा कि वो नहीं जानना चाहता कि सबाकी योंडा वास्तव में कौन था। लानत है, तुम लोग उस व्यक्ति पर हमला करो और उसे मार डालो। सबाकी योंडा ने कमरे में मौजूद सांपों को आर्यन को मारने का आदेश दिया। सभी सांप जो पहले सो रहे थे आर्यन की ओर लपकने लगे। वे सभी तुरंत ऊपर चढ़े और आर्यन पर हमला कर दिया। विशाल सांप बहुत भूखे थे। वे सभी अपने सामने मौजूद आर्यन को खाना चाहते थे। आर्यन केवल मुस्कुराया जब उसने देखा कि ये विशाल सांप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे पास आने की हिम्मत करते हो, ये मुझे अपनी जान देने जैसा ही है, आर्यन ने अपने करीब आ रहे कई विशाल सांपों से कहा। अध्याय 905 सबाकी योंडा का अंत। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाना शुरू किया। उसने तुरंत अपने सामने मौजूद विशाल सांप के शरीर को पकड़ लिया। बड़ी आसानी से आर्यन ने उस विशाल सांप के शरीर को दबोच लिया जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। चर्र! बिना सोचे समझे आर्यन ने तुरंत अपने हाथ में मौजूद सांप के शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। आर्यन ने ये इतनी आसानी से किया जैसे वो कागज का कोई बहुत ही नाजुक टुकड़ा फाड़ रहा हो। जब उन्होंने अपने एक साथी को आर्यन द्वारा इतनी आसानी से मारे जाते देखा तो अन्य विशाल सांप तुरंत अपनी जगह पर रुक गए। सभी सांप आर्यन से डरने लगे जो उनमें से किसी को भी बहुत आसानी से मार सकता था। कमीने! सबाकी योंडा बहुत गुस्से में था जब उसने आर्यन को अपने पसंदीदा पालतू जानवरों में से एक को मारते देखा। सबाकी योंडा ने आर्यन की ओर एक भयानक मारने वाली आभा यानी किलिंग आभा छोड़नी शुरू कर दी। क्या तुम अभी भी आगे बढ़कर अपनी जान मुफ्त में देना चाहते हो? आर्यन ने उन विशाल सांपों से कहा जो इस समय उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन की बात सुनते ही सभी विशाल सांप तुरंत वहां से भाग गए। ऐसा लगा कि वे समझ गए थे कि आर्यन ने क्या कहा है। इन सांपों को सबाकी योंडा ने सैकड़ों वर्षों से पाल रखा था, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी बुद्धि लगभग मनुष्यों के बराबर थी। तुम कमीने, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा कि तुमने मेरे पालतू जानवरों को डराने की हिम्मत की। सबाकी योंडा आर्यन पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो तुरंत अपने पसंदीदा पालतू जानवर की मौत का बदला लेने के लिए आर्यन की ओर झपटा। इस कमरे के सभी सांप सबाकी योंडा के पसंदीदा पालतू जानवर थे। सबाकी योंडा यहाँ के सभी सांपों को अपने बच्चों की तरह मानता था। ये सामान्य लोगों के लिए काफी पागलपन भरा लग सकता है, लेकिन सबाकी योंडा के लिए ये बहुत मायने रखता था। सबाकी योंडा बहुत ही फुर्तीली गति के साथ आर्यन की ओर बढ़ा। सबाकी योंडा की हरकतें एक बहुत ही फुर्तीले सांप जैसी लग रही थीं। आर्यन ने सबाकी योंडा की हरकतों को देखना शुरू किया। वो सबाकी योंडा पर हमला करने का सही समय इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ सबाकी योंडा ने उन खामियों को खोजने की कोशिश की जो आर्यन के पास थीं। उसने अपने एक हमले का उपयोग करके आर्यन को हराने की कोशिश की। सबाकी योंडा के शरीर में एक जहर था जो काफी खतरनाक था। अगर सबाकी योंडा इस जहर को आर्यन के शरीर में इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाता तो ये तय था कि आर्यन की तुरंत मौत हो सकती थी। सबाकी योंडा का जहर किंग कोबरा के जहर से हजारों गुना ज्यादा जहरीला था। एक बार इस जहर के संपर्क में आने के बाद प्रभावित व्यक्ति के बचने की उम्मीद बहुत कम होती थी। ये यागातामा ओरोची गुट से आने वाले लोगों की भयानक क्षमताओं में से एक है। यागातामा ओरोची गुट के पास जहर की ऐसी शक्ति है जो उनके सभी दुश्मनों के लिए घातक है।
कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद सबाकी योंडा को आखिरकार एक मौका मिल गया जिसका उपयोग वो आर्यन पर हमला करने के लिए कर सकता था। सबाकी योंडा ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपने जहरीले दांतों से आर्यन पर हमला करने की कोशिश की। कमीने, नरक में जाओ, सबाकी योंडा ने आर्यन से कहा। तुम बहुत मूर्ख हो। आर्यन अचानक सबाकी योंडा की ओर मुड़ा। उसने तुरंत सबाकी योंडा की गर्दन पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तेज हरकतों से आर्यन आसानी से सबाकी योंडा की गर्दन दबोच सकता था। उग्घ! सबाकी योंडा अब आर्यन के हाथ में था, अब आर्यन की पकड़ में था। तुम सच में बहुत मूर्ख हो, तुम्हें धोखा देना बहुत आसान है, आर्यन ने सबाकी योंडा से कहा। उसके अनुसार सबाकी योंडा को धोखा देना काफी आसान था। ये आदमी आर्यन द्वारा बनाई गई चाल में बहुत आसानी से फंस गया था। अभी आर्यन ने जानबूझकर सबाकी योंडा के लिए एक मौका छोड़ा था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सबाकी योंडा उस पर हमला करना चाहे। नतीजतन सबाकी योंडा उसके जाल में गिर गया। ये आदमी इतना मूर्ख था कि वो उसके द्वारा बिछाए गए जाल में ही फंस गया। तुम किसे मूर्ख कह रहे हो, इसे महसूस करो। सबाकी योंडा की गर्दन रबर की तरह लंबी होने लगी। उसने अपने सामने मौजूद आर्यन को काटने की कोशिश शुरू कर दी। सबाकी योंडा को ऐसा करते देख आर्यन ने तुरंत अपना दूसरा हाथ सबाकी योंडा का सिर पकड़ने के लिए बढ़ाया। अब सबाकी योंडा की गर्दन और सिर पूरी तरह से आर्यन की पकड़ में थे। तुमने मुझे काटने की हिम्मत की तो अब इसे महसूस करो। आर्यन ने सबाकी योंडा के सिर और गर्दन को और भी जोर से भींचना शुरू कर दिया। कड़क कड़क कड़क। जैसे ही आर्यन ने अपनी पकड़ मजबूत की, हड्डियों के टूटने की आवाज आई। आश्चर्यजनक रूप से इस समय सबाकी योंडा बिल्कुल भी नहीं चीखा जब आर्यन ने अपनी गर्दन और सिर पर अपनी पकड़ मजबूत की। सबाकी योंडा का शरीर एक सांप की तरह था जिसकी हड्डियां बहुत लचीली थीं। इसलिए जब आर्यन ने अपनी पकड़ मजबूत की तो सबाकी योंडा को वास्तव में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हा, तुम जो कर रहे हो वो बेकार है, इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सबाकी योंडा ने अहंकार से आर्यन से कहा कि वो जो कर रहा था उससे सबाकी योंडा को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंच रही थी। आर्यन ने अपनी भौरे से कोड़ी जब उसने सबाकी योंडा की बात सुनी। इस आदमी ने उसे और गंभीर होने की चुनौती देने की कोशिश की थी। तो तुम्हें लगता है दर्द नहीं होता, फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? आर्यन के हाथ से प्रोफाउंड फ्लेम्स निकलने लगीं जिनका तापमान बेहद गर्म था। सबाकी योंडा जो पहले अहंकारी था और आर्यन को कम आंक रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी गर्दन और चेहरा अचानक बेहद गर्म हो गए हैं। ये गर्मी इतनी दर्दनाक थी, सबाकी योंडा को लगा कि उसका शरीर आर्यन द्वारा इस्तेमाल की गई दिव्य ज्वाला से पिघल रहा है। सांप ऐसे जीव थे जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए जब आर्यन ने अपनी ज्वाला का इस्तेमाल किया तो सबाकी योंडा को तुरंत बेचैनी महसूस होने लगी। बहुत गर्मी है, सबाकी योंडा गर्मी में चिल्लाने लगा। देखा जा सकता था कि सबाकी योंडा को असहनीय दर्द हो रहा था। आर्यन ये देखकर मुस्कुराया। उसे सबाकी योंडा को इस तरह दर्द में चिल्लाते हुए देखकर संतुष्टि मिली। इस अहंकारी व्यक्ति को आखिरकार आर्यन को लड़ाई में गंभीर होने की चुनौती देने की कीमत चुकानी पड़ी। नतीजतन सबाकी योंडा को परिणाम भुगतना पड़ा। आर्यन ने अपने सामने मौजूद सबाकी योंडा के शरीर को जलाना शुरू कर दिया। सबाकी योंडा की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। पल भर में सबाकी योंडा का शरीर आर्यन द्वारा राख में बदल दिया गया। प्रीति और इस जगह की महिलाएं आर्यन के इस कारनामे को देखकर दंग रह गईं। खासकर प्रीति काफी हैरान थी जब उसने आर्यन की शक्ति देखी। ये स्पष्ट था कि आर्यन उस काले भूत के बहुत समान था जिसने एक बार साहिल से उसकी रक्षा की थी। सबाकी योंडा को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद आर्यन तुरंत प्रीति के पास गया। उसने तुरंत प्रीति को मुक्त कर दिया जिसे सबाकी योंडा ने पकड़ रखा था। आर्यन ने तुरंत प्रीति के मुंह पर बंधी पट्टी खोली और उसके शरीर की रस्सियां भी खोल दीं। आर्यन जैसे ही प्रीति आज़ाद हुई, उसने तुरंत अपने सामने खड़े आर्यन को गले लगा लिया। प्रीति आर्यन की बाहों में रोने लगी। हो गया, सब खत्म हो गया है। आर्यन ने प्रीति को दिलासा देने की कोशिश की। उसने प्रीति को कुछ देर के लिए शांत करने की पूरी कोशिश की। अध्याय 906 शैतान की दुष्ट योजना। प्रीति अभी भी आर्यन की बाहों में रो रही थी। वो अभी भी डरी हुई थी जब उसने उस भयानक घटना को याद किया जो उसके साथ होने ही वाली थी। आर्यन प्रीति को शांत करने की कोशिश करता रहा। आर्यन को उम्मीद थी कि प्रीति पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। अब सब कुछ सुलझ गया था। प्रीति को अब सबाकी योंडा से डरने की जरूरत नहीं थी। सबाकी योंडा अब इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुका था। कुछ समय बाद प्रीति आखिरकार शांत हुई।
आर्यन की बाहों में होने पर उसे सुरक्षित और सहज महसूस हुआ। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? आर्यन ने प्रीति से पूछा। मैं अब ठीक महसूस कर रही हूं आर्यन, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति ने आर्यन को धन्यवाद दिया जिसने उसे एक कठिन स्थिति से बाहर निकाला था। आर्यन वास्तव में उसके लिए स्वर्ग द्वारा भेजा गया एक नायक था। अफसोस की बात यह थी कि आर्यन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रीति पा नहीं सकती थी। वो केवल प्रीति के दिल में एक नायक बनकर रह सकता था। प्रीति अपनी स्थिति और रुतबे से काफी वाकिफ थी। वो आर्यन के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। आर्यन के पास विला में पहले से ही कई ऐसी महिलाएं थीं जिनकी सुंदरता बेजोड़ थी, इसलिए प्रीति को लगा कि उसके पास आर्यन के साथ होने का कोई मौका नहीं है। चलो वापस चलते हैं जहां हमें होना चाहिए। आर्यन ने प्रीति को अपने देश लौटने के लिए आमंत्रित किया। ये उनके रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। प्रीति ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। वो वास्तव में जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती थी। प्रीति पिछले बड़े हमले के बाद अपनी मां सुनैना की स्थिति को लेकर काफी चिंतित थी। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं। आर्यन ने प्रीति को तुरंत इस होटल से बाहर निकलने के लिए कहा। आर्यन, इनका क्या होगा? प्रीति ने अचानक आर्यन को रोका। उसने पूछा कि उन्हें उन महिलाओं का क्या करना चाहिए जिन्हें सबाकी योंडा ने पकड़ रखा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आर्यन इन महिलाओं को अकेले ऐसी जगह छोड़ दे। आर्यन ने उन महिलाओं की ओर देखा जिन्हें सबाकी योंडा ने अगवा किया था। जब आर्यन ने इस कमरे में मौजूद महिलाओं को देखा तो उसने पाया कि इन महिलाओं की निगाहें उम्मीद से भरी थीं। ये देखा जा सकता था कि वे सभी बहुत उम्मीद कर रही थीं कि आर्यन उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। आर्यन को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वो इन सभी बेचारी और अनजान महिलाओं को बचाना चाहता था। हम इन सबको अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। आर्यन ने पहले ही इन महिलाओं को इस जगह से दूर ले जाने का फैसला कर लिया था। अपहरित महिलाएं बहुत खुश हुईं जब उन्होंने आर्यन के मुंह से ये बात सुनी। वे बहुत खुश थीं क्योंकि आर्यन उन्हें इस तरह की स्थिति से बाहर निकलने में मदद करना चाहता था। आर्यन और प्रीति ने इस जगह पर मौजूद दर्जनों महिलाओं के शरीर पर बंधे बंधनों को खोलना शुरू किया। जब सभी बंधन खुल गए तो सभी महिलाएं बहुत खुश हुईं और वे आर्यन को धन्यवाद देने लगीं। सभी महिलाओं ने आर्यन को घेरना शुरू कर दिया। वे सभी चमकती आंखों से आर्यन को घूर रही थीं। ये सभी महिलाएं आर्यन के अच्छे लुक्स की ओर आकर्षित थीं। साथ ही आर्यन एक बहादुर व्यक्ति था जिसने इन महिलाओं को अपनी ओर बहुत आकर्षित किया। प्रीति को जलन महसूस हुई जब उसने देखा कि आर्यन इन महिलाओं से घिरा हुआ है। उसे ये देखकर झुंझलाहट हुई। सब शांत हो जाइए। आर्यन ने अपने आसपास की महिलाओं को शांत करने की कोशिश की। आर्यन नहीं चाहता था कि ये महिलाएं उसे इस तरह से धन्यवाद दें। वास्तव में उन्हें इस बात के लिए आर्यन का शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो यहां से निकलते हैं। आर्यन ने सभी महिलाओं को चलने के लिए कहा। आर्यन इस स्थान को छोड़ने से पहले वो इस कमरे के सभी विशाल सांपों को खत्म करना नहीं भूला। आर्यन इस जगह पर कोई अवशेष नहीं छोड़ना चाहता था। इस कमरे में सब कुछ ठीक करने के बाद आर्यन उन लोगों को सबक सिखाने के लिए नीचे जाने लगा जिन्होंने पहले प्रीति का अपहरण करने की हिम्मत की थी। आर्यन इन लोगों को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। इन लोगों को प्रीति का अपहरण करने और आर्यन को असुविधा पहुंचाने के लिए परिणाम भुगतने ही थे। शैडो क्लोन। आर्यन ने तुरंत इस होटल में रहने वाले दुश्मनों को खोजने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। शैडो क्लोन का उपयोग करके आर्यन आसानी से उन सभी बुरे लोगों को अपाहिज करने के लिए रास्ता खोज सका जिन्होंने प्रीति का अपहरण किया था। आर्यन द्वारा बनाए गए क्लोन बहुत तेजी से चले। कुछ ही समय में उन्होंने बिना कोई निशान छोड़े सभी दुश्मनों को मार डाला। सभी समस्याएं सफलतापूर्वक समाप्त हो गई थीं। अब आर्यन के लिए प्रीति और अन्य लोगों को इस जगह से लेकर अपने देश लौटने का समय था। आर्यन ने अपना शाश्वत आकाश पोत निकाला। वो सभी महिलाओं को इसमें बिठाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आर्यन सबको अपने साथ उड़ाकर ले जाए। इसीलिए आर्यन ने एक साथ सबको ले जाने के लिए अपने पोत का उपयोग करने का फैसला किया। महिलाएं आर्यन के इस पोत को देखकर दंग रह गईं। आर्यन का ये पोत वास्तव में बहुत ही शानदार और भव्य था। सभी महिलाओं के अनुसार ये एक अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु थी। यहाँ तक कि 5 सितारा होटल की तुलना भी आर्यन के इस आकाशपोत से नहीं की जा सकती थी। आर्यन आकाशपोत को पश्चिम की ओर नियंत्रित करने लगा। ये उसके घर लौटने का समय था। फिलहाल के लिए आर्यन यागातामा ओरोची गुट पर हमला नहीं करेगा। पहले उसे प्रीति को सुरक्षित करना था, उसके बाद वो चर्चा करेगा कि उस गुट के साथ क्या करना है जिसने उन पर हमला करने की हिम्मत की थी।
जब आर्यन यागातामा ओरोची गुट के क्षेत्र से बाहर निकला ही था, तभी यागातामा ओरोची गुट के क्षेत्र में आसमान के ऊपर एक युवक के रूप में एक शैतान प्रकट हुआ। तुम मूर्ख इंसान, एक साधारण काम भी नहीं कर सके। शैतान ने महान गुटों के बड़े नेताओं को कोसा। ये लोग इतने मूर्ख थे कि आर्यन के निवास स्थान पर भारी हंगामा भी नहीं मचा सके। पता चला कि जिस व्यक्ति ने चारों बड़े गुटों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की थी, वो एक शैतान था। ये व्यक्ति वास्तव में एक दूसरे को लड़ाने में बहुत माहिर था। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि अतीत में गॉड रेल्म के सभी देवता ब्लड सोल जाति से परेशान थे। जाहिर है यही कारण है। शुरुआत में शैतान का इरादा यहाँ के लोगों के जीवन के सार को लेने का था। अप्रत्याशित रूप से परिणाम ये हुआ कि कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लुसिफर के लोग कुननलुन सेक्रेड प्रोविंस के योद्धाओं द्वारा बहुत आसानी से हरा दिए गए। क्योंकि तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो, तो बेहतर है कि मैं तुम्हारा सारा रक्त सार ले लूं। शैतान का इरादा इस स्थान के आसपास के लोगों के रक्त सार को लेने का था। क्योंकि यहाँ कोई भी मजबूत क्षमताओं वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए एक शैतान के लिए इस शहर के लोगों के जीवन के सार को सोखना बहुत आसान है। अगर शैतान आर्यन के खिलाफ जीतना चाहता था, तो उसे जल्द से जल्द और अधिक मजबूत होना होगा, ताकि वो आर्यन को हरा सके और अपना मूल शरीर वापस पा सके। अपना मूल शरीर वापस पाने के बाद शैतान तुरंत गॉड रेल्म में मौजूद देवताओं के वंशजों से बदला लेगा। अध्याय 907 महत्वपूर्ण चर्चा। आर्यन इस समय प्रीति और दर्जनों महिलाओं को वापस वहां ले आया जहां वे रह रही थीं। चूंकि महिलाएं अलग अलग शहरों से आई थीं, इसलिए आर्यन को उन सभी को उनके आवास तक पहुंचाना पड़ा। इस देश का हर शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। लगभग सभी शहर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जैसे कि उन पर अभी अभी एक अत्यंत भीषण युद्ध हुआ हो। आर्यन को शहर में रहने वाले निवासियों और लोगों की हालत देखकर बहुत गुस्सा आया। वे सभी हताहत लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने घर, संपत्तियां और यहां तक कि अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी खो दिया था। आर्यन को कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर गुटों के लोगों को उचित सबक देना चाहिए। उन सभी को अपने किए के लिए जवाबदेह होना होगा। इन गुटों ने वास्तव में सीमा पार कर दी थी। वे उन नागरिकों पर हमला कर रहे थे जिनके पास प्रतिरोध करने की शक्ति तक नहीं थी। ये करना बहुत गलत था। हर शहर में हुई क्षति को देखने के बाद प्रीति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। प्रीति अपनी मां की स्थिति को लेकर चिंतित थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां ठीक होगी। एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार आर्यन ने उन सभी महिलाओं को उनके घरों तक पहुंचा दिया जिनका अपहरण किया गया था। अब आर्यन को केवल प्रीति को उसके घर वापस ले जाना था। आर्यन, क्या तुम मुझे पहले मेरी मां से मिलने ले जा सकते हो? प्रीति ने आर्यन से अनुरोध किया कि वो उसे उसकी मां के पास छोड़ दे। प्रीति का अपनी मां के अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं था। अगर कुछ हो जाता तो प्रीति अकेली रह जाती। ठीक है, आर्यन ने प्रीति की ओर सिर हिलाया। वो प्रीति को उसके निवास तक पहुंचाएगा। जब आर्यन और प्रीति के छोटे से घर के सामने पहुंचे, तो उन दोनों ने पाया कि प्रीति का घर अभी भी सही सलामत खड़ा था। इस घर में क्षति का नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। ये काफी आश्चर्यजनक था। प्रीति का छोटा सा घर पूरी तरह से सुरक्षित था और उसमें एक भी खरोंच नहीं आई थी। आर्यन तुरंत प्रीति को नीचे उसके घर के सामने के आंगन में ले गया। नीचे उतरने के बाद प्रीति तुरंत घर के अंदर भागी। वो देखना चाहती थी कि उसकी मां वहां है या नहीं। मां? प्रीति तुरंत अंदर गई और अपनी मां का नाम पुकारा। उसने अपनी मां के ठिकाने का पता लगाने के लिए चारों ओर देखा। प्रीति, तुम घर क्यों आ रही हो? सुनैना ने प्रीति का स्वागत किया। संयोग से सुनैना उस समय रसोई में अकेले खाना बना रही थी। प्रीति के आर्यन के घर पर काम शुरू करने के बाद सुनैना ने काम करना बंद कर दिया था। अब सुनैना इस घर में अपने खाली समय का आनंद ले रही थी। आर्यन के घर पर प्रीति का वेतन पहले से ही बहुत अधिक था, जो प्रीति और उसकी मां के जीवन भर के गुजारे के लिए काफी था। मां, क्या आप ठीक हैं? प्रीति ने अपनी मां की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। मां ठीक है, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि शहर में अराजकता फैली हुई है? तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहां तुम काम करती हो, वहां अधिक सुरक्षित है। सुनैना बिल्कुल ठीक थी। उसे कोई चोट नहीं आई थी। सुनैना को पहले से ही पता था कि शहर की मौजूदा स्थिति कठिन है। इसी वजह से वो बाहर नहीं गई और घर के अंदर ही रही। भाग्यवश जो लड़ाइयां हुईं वे स्थान के आसपास नहीं फैलीं, इसलिए आसपास का वातावरण सुरक्षित था और कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। प्रीति को इतनी राहत मिली कि उसकी मां ठीक थी। उसके दिल की सारी घबराहट तुरंत गायब हो गई। प्रीति, क्या तुम यहाँ पहले अकेले आई थीं? सुनैना ने प्रीति से पूछा। नहीं, मैं आर्यन के साथ आई थी।
प्रीति ने कहा कि वो आर्यन के साथ आई थी। ओह, तो आर्यन भी आया है। तुमने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? सुनैना ने प्रीति से आर्यन को घर के अंदर बुलाने को कहा। मैं बाहर देखती हूँ। प्रीति ने कहा कि वो आर्यन को देखेगी, जो अभी भी बाहर था। प्रीति तेजी से बाहर निकली, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसे इस जगह के आसपास आर्यन का कोई निशान नहीं मिला। प्रीति भ्रमित हो गई जब उसने देखा कि आर्यन बाहर नहीं था। अगर आर्यन बाहर नहीं था तो वो अब कहाँ था? प्रीति ने नीचे देखा और पाया कि ठीक उसकी आंखों के सामने कागज का एक टुकड़ा पड़ा था। प्रीति ने तुरंत अपने सामने पड़ा कागज उठाया और उसे खोलकर उसकी सामग्री पढ़ने लगी। कागज पर लिखा था, प्रीति, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। तुम अभी कुछ समय के लिए छुट्टी ले सकती हो। प्रीति समझ सकती थी कि आर्यन बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था। वो जानती थी कि आर्यन को अभी भी बहुत सी चीजें करनी हैं। प्रीति ने आज के लिए छुट्टी लेने का फैसला किया। कल वो फिर से आर्यन के यहाँ दासी के रूप में काम पर लौट जाएगी। प्रीति घर के अंदर अपनी माँ के साथ समय बिताने चली गई। शहर की स्थिति ठीक नहीं थी। फिलहाल घर पर रहना ही सुरक्षित था। प्रीति को उसकी माँ के साथ सुरक्षित सुनिश्चित करने के बाद आर्यन तुरंत अपने विला में लौट आया। आर्यन को इस समस्या को हल करने के लिए कुछ करना चाहिए। वो इस मामले पर माया, सुनेहा और नलिनी के साथ चर्चा करने की कोशिश करेगा। ये तीनों महिलाएं दुनिया को नियंत्रित करने वाले बड़े गुटों के बारे में बहुत जानकार थीं। आर्यन के लिए बेहतर था कि वो इन तीनों के साथ इस मामले पर चर्चा करे। आर्यन ने विला में प्रवेश किया और पाया कि माया, सुनेहा और नलिनी लिविंग रूम में किसी बात पर चर्चा कर रही थीं। वे चर्चा करते समय बहुत गंभीर लग रही थीं। ये एक अप्रत्याशित संयोग था कि वो माया, सुनेहा और नलिनी से मिल गया, जिन्हें वो ढूंढ रहा था। अब आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? आर्यन ने उनसे पूछा। आर्यन की आवाज़ सुनकर माया, सुनेहा और नलिनी तुरंत उसकी ओर मुड़ी। आर्यन, हम कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर गुट द्वारा किए गए हमले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सुनेहा ने आर्यन को सूचित किया। ये पहली बार था जब इस तरह का बड़े पैमाने पर हमला हुआ था, इसलिए ये अजीब नहीं था कि वे तुरंत इस मामले पर चर्चा कर रही थीं। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। आर्यन ने उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। वो भी इन तीनों के साथ इस मुद्दे पर बात करना चाहता था। यहाँ आओ, माया ने आर्यन को पास आने और उनके तीनों के साथ शामिल होने को कहा। आर्यन खुशी खुशी माया, सुनेहा और नलिनी के पास आया और उनके ठीक बीच में बैठ गया। अध्याय 908 सोनम की स्थिति देखना। आर्यन ने अपने पास मौजूद तीनों सुंदरियों को गले लगा लिया। वो उनके साथ समय का आनंद लेने लगा। माया, सुनेहा और नलिनी आर्यन को ऐसा करते देख केवल मुस्कुरा सकीं। आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी ने 4 प्रमुख गुटों यानी कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर हमले के मुद्दे पर चर्चा शुरू की। उन चारों ने एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करना शुरू किया। जानकारी साझा करने का उनका उद्देश्य बहुत सरल था। वे इस समस्या का समाधान खोजना चाहते थे। आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी द्वारा की गई चर्चा से आखिरकार उन्हें एक सुराग मिला। ऐसा लगता है कि वे हमसे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उनके उच्च अधिकारी इस क्षेत्र में मारे गए हैं, माया ने सभी से कहा। भले ही हम इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी वे हम पर हमला क्यों कर रहे हैं, जिन्हें इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं है, सुनेहा ने कहा। कुंडलुन पवित्र भूमि के लोग इस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। माया या सुनेहा के अनुयायियों द्वारा लड़ाई की एक भी खबर नहीं दी गई थी। कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर गुट के उच्च अधिकारी एक शैतान की जेल में गए थे जो बहुत खतरनाक थी, इसलिए ये अजीब नहीं होगा अगर वे बिना किसी लड़ाई के मारे गए हों, आर्यन ने सभी से कहा। माया, सुनेहा और नलिनी ने आर्यन की बात पर सहमति जताई। वे सभी जानते थे कि ये लोग अपनी गलतियों के कारण मारे गए थे। इसका कुंडलुन पवित्र भूमि या उसमें रहने वाले लोगों से कोई लेना देना नहीं था। क्या आपको लगता है कि कोई जानबूझकर हम सभी को आपस में लड़ा रहा है? आर्यन ने माया, सुनेहा और नलिनी से पूछा कि क्या ये संभव है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया हो? माया, सुनेहा और नलिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। आर्यन ने जो कहा था उसके होने की संभावना थी। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उन सभी को लड़ाने की कोशिश कर रहा हो। संभावना तो है, समस्या ये है कि ऐसा कौन करना चाहेगा? नलिनी ने आर्यन से पूछा। हम इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर गुटों के साथ अपने मामले सुलझा लेते हैं। एक दूसरे को लड़ाने वाले लोगों को ढूंढना बहुत आसान होगा, लेकिन पहले उन्हें इन गुटों के साथ अपना हिसाब बराबर करना होगा।
पति, मैं आपके प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लुसिफर के साथ अपना मामला खत्म करते हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र के शहरों और देश को नष्ट कर दिया है। हमें इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। माया आर्यन की बात से पूरी तरह सहमत थीं। कार्मिला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लुसिफर गुटों को कुनलुन पवित्र भूमि के क्षेत्र में शहरों और देश के साथ जो किया है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर कल हम कार्मिला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लुसिफर गुटों के ठिकानों पर जाएंगे और उनके साथ इस समस्या का समाधान करेंगे। आर्यन ने माया, सुनेहा और नलिनी को उन गुटों के ठिकानों पर जाने के लिए आमंत्रित किया। माया, सुनेहा और नलिनी ने आर्यन की बात पर सहमति जताई। कल इन गुटों के साथ हिसाब चुकता करने का सही समय था। इस समय माया और सुनेहा के पास अभी भी उन दुश्मनों को खदेड़ने का काम था जो अभी भी कुनलुन पवित्र भूमि के क्षेत्र में थे। अरे हाँ, बाकी सब कहाँ है? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? आर्यन ने पूछा कि इस विला के बाकी निवासी कहाँ हैं। वो प्रिया और अन्य लोगों के ठिकाने के बारे में जानना चाहता था। बहनें अपने परिवार की स्थिति देखने गई हैं। वे शायद अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं। माया ने आर्यन को बताया कि प्रिया और अन्य लोग हाल ही में हुए बड़े हमले के बाद अपने परिवार की स्थिति की पुष्टि करने के लिए बाहर गए थे। मैं समझ गया। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि सभी महिलाएं अपने परिवार की स्थिति को लेकर चिंतित थीं। आर्यन ने प्रार्थना की कि उसके ससुराल वालों के साथ कुछ भी बुरा ना हो। मैं सोनम की स्थिति देखने के लिए ऊपर जा रहा हूं। आर्यन ने कहा कि वो ऊपर सोनम की स्थिति देखने जाएगा। कई दिन हो गए थे जब आर्यन ने सोनम को नहीं देखा था। वो उसकी स्थिति जानना चाहता था। माया, सुनेहा और नलिनी ने आर्यन को अनुमति दी। वे उसे सोनम से मिलने जाने देने के लिए राजी हो गईं। सोनम, जो वर्तमान में ऊपर थी, घर से बाहर नहीं जा सकती थी। आर्यन ऊपर जाने लगा। वो तुरंत सोनम के कमरे में गया जो ऊपर की मंजिल पर था। संयोग से सोनम को इस समय उसके कमरे में शाश्वत स्लीपिंग बॉक्स के साथ रखा गया है। सोनम तात्कालिक रूप से शाश्वत स्लीपिंग बॉक्स में सुरक्षित रहेगी। आर्यन ने सोनम के कमरे की ओर जाने वाला दरवाजा खोला। जब आर्यन सोनम के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि मीनल कमरे में थी। मीनल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन ने मीनल से पूछा, जो उस समय सोनम के कमरे में थी। छोटे पति, मैं इस जगह पर बहन सोनम के साथ थी। संयोग से बहन नैना प्रिया के साथ कहीं गई हुई थी। मीनल ने आर्यन को बताया कि वो इस जगह पर क्यों थी। पता चला कि मीनल ने सोनम के साथ रहने के लिए नैना की जगह ली थी ताकि वो इस जगह पर अकेली और उदास ना रहे। आर्यन की सभी महिलाएं बारी बारी से सोनम की देखभाल कर रही थीं, जो कोमा में थीं। वे सभी एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती थीं, जिससे आर्यन बहुत खुश हुआ। जब तक महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगी, ये एक ऐसी ताकत होगी जिसे तोड़ना किसी के लिए भी कठिन होगा। भले ही एक दिन आर्यन महिलाओं के पास ना हो, फिर भी वे सब कुछ संभालने में सक्षम होंगी। आर्यन उस शाश्वत स्लीपिंग बॉक्स के सामने आया जहां सोनम इस समय थी। शाश्वत स्लीपिंग बॉक्स के चारों ओर आर्यन द्वारा बनाया गया एक विशेष अवरोध था, ताकि बाहरी लोग शाश्वत स्लीपिंग बॉक्स को छू न सकें। इस अवरोध का उद्देश्य बाहरी लोगों को शाश्वत स्लीपिंग बॉक्स को छूने या हिलाने से रोकना था, ताकि सोनम या शाश्वत स्लीपिंग बॉक्स के पास मौजूद बाहरी लोगों के साथ कुछ अनहोनी ना हो। सोनम, तुम कैसी हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आर्यन ने सोनम से बात करने की कोशिश की, जो शाश्वत स्लीपिंग बॉक्स में थी। आर्यन को नहीं पता था कि सोनम उसकी बात सुन और समझ सकती है या नहीं। सोनम इस समय गहरी नींद की स्थिति में थी, इसलिए आर्यन को नहीं पता था कि सोनम उसे सुन पा रही है या नहीं। हर बार जब वो सोनम की इस तरह की स्थिति देखता था, आर्यन को बहुत पछतावा होता था। उसे सोनम को ठीक करने की ताकत ना होने के कारण बहुत दोषी महसूस होता था। अध्याय 909, बड़े गुटों के साथ समस्या सुलझाना। छोटे पति, दुखी न हो, ये आपकी गलती नहीं है। मीनल ने आर्यन को सांत्वना देने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि आर्यन इस समस्या के लिए खुद को दोष न दे। सोनम के साथ जो हुआ वो आर्यन की गलती नहीं थी। अगर इस मामले में किसी को दोष देना है तो वो व्यक्ति टीना होनी चाहिए। वही इस सारी मुसीबत की जड़ है। अगर टीना ने आर्यन के साथ पंगा नहीं लिया होता तो सोनम के साथ ऐसा कुछ कभी नहीं होता। मीनल, उत्साह बढ़ाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ने मीनल को उसे दिलासा देने के लिए धन्यवाद दिया। मीनल आर्यन को सांत्वना देकर खुश थी। कम से कम ये उन चीज़ों में से एक थी जो मीनल अभी के लिए कर सकती थी। मीनल आर्यन के करीब आई और उसने पीछे से आर्यन को गले लगा लिया।
मीनल जो कर रही थी उससे आर्यन काफी हैरान था। मीनल ने वास्तव में उसे गले लगाने की पहल की थी। ऐसा देखना बहुत दुर्लभ था। आर्यन ने मीनल का हाथ पकड़ लिया जिससे उसने उसे गले लगाया हुआ था और उसके कोमल हाथ को सहलाने लगा। मीनल का हाथ बेहद कोमल था। आर्यन के लिए उसे छूना वास्तव में बहुत आरामदायक और सुखद था। मीनल, तुम कैसी हो? क्या तुम्हें अपने शरीर के जहर के बारे में बुरा लग रहा है? आर्यन ने मीनल की स्थिति पूछी। वो मीनल की वर्तमान स्थिति जानना चाहता था। मैं ठीक हूं। अवनी बहन द्वारा लगाए गए सील की बदौलत सब कुछ सामान्य हो गया है। बस इतना है कि मुझे परिद्वार में बहुत बार जाने की मनाही है, अन्यथा ये सील जल्दी टूट जाएगी। मीनल ने आर्यन को बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। अवनी द्वारा लगाए गए विशेष सील के कारण मीनल की स्थिति में सुधार हुआ था। अब गॉड स्लॉटर जहर ना तो मीनल को नुकसान पहुंचा सकता था और न ही उन लोगों को जो उसके संपर्क में आते थे। तुम रुको, मैं जल्द ही तुम दोनों के लिए 7 रंगों वाला जीवन का फूल ढूंढ लूंगा। आर्यन निश्चित रूप से मीनल और सोनम के लिए 7 रंगों वाला जीवन का फूल प्राप्त करेगा। मुझे आप पर विश्वास है। मीनल को आर्यन पर भरोसा था कि वो उसे और सोनम को जरूर बचा लेगा। आर्यन खुद घूमा और मीनल को अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन और मीनल पूरे दिन इस कमरे में गले मिलते रहे। उन दोनों ने कमरे में मौजूद सोनम का साथ दिया। समय बहुत जल्दी बीत गया और बिना महसूस हुए अगला दिन आ गया। अब कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर के साथ हिसाब चुकता करने का समय था। मीनल, मुझे कुछ काम खत्म करने के लिए जाना है। काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। आर्यन ने मीनल से कहा कि उसे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। मीनल ने आर्यन की ओर सिर हिलाया और उसे अपना काम पहले पूरा करने के लिए जाने दिया। जाने से पहले आर्यन मीनल को चूमना नहीं भूला। मीनल ने निश्चित रूप से पूरे दिल से आर्यन के चुंबन को स्वीकार किया। मीनल आर्यन के साथ वयस्क चीजें करने की आदी थी, इसलिए ये अजीब नहीं था कि उसने आसानी से आर्यन के चुंबन को स्वीकार कर लिया। उन दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को चूमा और संतुष्ट होने के बाद आखिरकार आर्यन ने मीनल को छोड़ दिया। मैं जा रहा हूं। आर्यन ने मीनल को अलविदा कहा और कमरे के निकास द्वार की ओर चल दिया। मीनल केवल आर्यन की रवानगी देख सकती थी। आर्यन के जाने के बाद अब मीनल इस कमरे में सोनम के साथ अकेली थी। सोनम के कमरे से निकलने के बाद आर्यन तुरंत माया, सुनेहा और नलिनी की तलाश में गया। उसका इरादा उन तीनों को कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर के मुख्यालय ले जाना था। कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर के मुख्यालय के स्थान के बारे में माया, सुनेहा और नलिनी को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए था, इसलिए उन तीनों को साथ ले जाना सही था। ये क्या संयोग था कि माया, सुनेहा और नलिनी पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ठीक सामने आर्यन का इंतजार कर रही थीं। वे तीनों आर्यन के कहते ही निकलने के लिए तैयार थीं। इसके अलावा वहां आर्यन की कई अन्य महिलाएं भी थीं, जैसे प्रिया, शिवानी, नैना, मालती, कंचन और कई अन्य। माया, सुनेहा, नलिनी, चलो चलते हैं। आर्यन ने उन तीनों को तुरंत चलने के लिए आमंत्रित किया। क्या हम अपने साथ कुछ और लोगों को नहीं ले जा रहे हैं? माया ने आर्यन से पूछा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम चारों ही काफी हैं। आर्यन के अनुसार वे चारों इस दुनिया के सभी गुटों को हिला देने के लिए पर्याप्त थे। पति, क्या आपको यकीन है कि आप हमें भी साथ नहीं ले जाना चाहते हैं? प्रिया ने आर्यन से पूछा। प्रिया, तुम और बाकी लोग यहीं रहकर इस जगह की रक्षा करो। अगर सब चले गए तो इस जगह की रक्षा कौन करेगा? आर्यन ने प्रिया से कहा कि वो यहीं रुके और इस जगह की रक्षा करे। अब जबकि प्रिया की साधना आर्यन की सभी महिलाओं में काफी ऊंची थी, इस साधना के साथ प्रिया को सभी की आसानी से रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए था। प्रिया केवल आर्यन की बात पर सिर हिला सकी, वो आर्यन के साथ हिसाब चुकता करने नहीं जा सकी। तो ठीक है, फिर मैं इस जगह की कमान प्रिया को सौंपती हूँ। चूंकि आर्यन और लोगों को नहीं लाना चाहते थे, माया ने अस्थायी रूप से अपनी कमान प्रिया को दे दी। उसे विश्वास था कि जब वे यहाँ नहीं होंगे तो प्रिया सभी को नेतृत्व कर सकती है। आर्यन ने माया की ओर सिर हिलाया। जब वे यहाँ आसपास नहीं थे तो वे प्रिया और शिवानी को इस जगह का प्रभारी छोड़ सकते थे। प्रिया, जब तक हम यहाँ नहीं हैं तुम जिम्मेदार हो। अगर स्थिति हाथ से बाहर हो जाए तो तुम हमें संकट का संकेत भेज सकती हो। आर्यन ने प्रिया को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। ठीक है, मैं इसे करूंगी। प्रिया ने सोचा कि वो यहाँ की हर चीज के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं। आर्यन ने माया, सुनेहा और नलिनी को तुरंत चलने के लिए आमंत्रित किया। माया, सुनेहा और नलिनी ने आर्यन की ओर सिर हिलाया और वे सभी तुरंत विला से निकल गए। आर्यन माया, सुनेहा और नलिनी के साथ तुरंत पूरी गति से कार्मेला रोज, यागातामा ओरोची, केओस ब्रिज और डेविल लूसिफर में से किसी एक गुट के क्षेत्र की ओर बढ़ गया। पति, हम पहले किस गुट के पास जाएंगे? माया ने पूछा कि आर्यन सबसे पहले किस गुट के पास जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम जहां हैं वहां से सबसे करीब कौन सा है? आर्यन ने पूछा कि फिलहाल उनके सबसे करीब कौन सा गुट है। मुझे लगता है कि अभी के लिए सबसे करीब यागातामा ओरोची है। क्यों न हम पहले वहीं चलें?
माया ने सबसे पहले यागातामा ओरोची गुट में जाने के लिए कहा। ठीक है, तो पहले यागातामा ओरोची गुट के पास चलते हैं। आर्यन ने यागातामा ओरोची गुट के पास जाने का फैसला किया। आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी तुरंत पूर्व की ओर उड़ने लगे। वे पूरी गति से यागातामा ओरोची गुट की ओर बढ़े। अध्याय 910 महान गुटों का विनाश। आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी के साथ तेज गति से पूर्व की ओर बढ़ा। वे चारों सीधे यागातामा ओरोची के गुप्त क्षेत्र की ओर जा रहे थे। आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी की गति के कारण वे चारों बहुत जल्दी कुनलुन पवित्र भूमि और यागातामा ओरोची के बीच के सीमा क्षेत्र में पहुंच गए। जब आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी के साथ यागातामा ओरोची क्षेत्र में दाखिल हुआ तो उन्होंने पाया कि दूर से काले धुएं के कुछ गुबार दिखाई दे रहे थे। वो धुआं कैसा है? माया ये सोचने लगी कि वे दूर से किस तरह का काला धुआं देख रहे हैं। लगता है कि ये आग का धुआं है। धुएं के रंग को देखकर नलिनी ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये धुआं आग के कारण लगा है। चलो पास चलकर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। आर्यन ने अपने पास मौजूद तीनों महिलाओं को आसमान में उठते काले धुएं के स्रोत को देखने के लिए आमंत्रित किया। माया, सुनेहा और नलिनी आर्यन के सुझाव से सहमत हुईं। उनके लिए करीब जाकर देखना बेहतर था कि इस समय क्या हुआ है। जब आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी पास पहुंचे तो दूर से उन सभी ने एक शहर देखा जो जल रहा था और खंडहर में तब्दील हो चुका था। ये शहर बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया था। ये शहर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चक्रवात और बहुत शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया हो। क्या इस शहर पर अभी हमला हुआ था? आर्यन को संदेह होने लगा कि इस शहर पर अभी-अभी हमला किया गया है। ये क्षति वास्तव में बहुत भयानक है। प्राकृतिक आपदाओं से इस तरह की क्षति होने का कोई रास्ता नहीं है। इस अराजकता का कारण कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही होना चाहिए, अन्यथा शहर इस तरह नष्ट कैसे हो सकता था? पति, देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजधानी के लोगों के साथ हुआ था। सुनेहा ने शहर के लोगों की ओर इशारा किया। देखा जा सकता था कि शहर के लोग इस समय हड्डियों की तरह सूख गए थे। ये देखा जा सकता था कि उन्हें बस किसी चीज द्वारा सोख लिया गया था जिससे उनके शरीर का सारा खून गायब हो गया था। मुझे मत बताओ कि इस जगह पर अभी-अभी किसी शैतान ने हमला किया है। ये देखकर आर्यन तुरंत ये निष्कर्ष निकाल सका कि इस जगह पर अभी एक शैतान द्वारा हमला किया गया है। वो शैतान वास्तव में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। क्योंकि वो कुनलुन पवित्र भूमि क्षेत्र के शहर पर हमला नहीं कर सका, इसलिए शैतान ने यागातामा ओरोची के लोगों के खून को सोखने का फैसला किया। माया, जल्दी से हमें यागातामा ओरोची के ठिकाने तक ले चलो। आर्यन ने माया से उन्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां यागातामा ओरोची गुट था। मेरे साथ आओ। माया ने सभी को यागातामा ओरोची गुट के छिपे हुए स्थान पर साथ आने के लिए आमंत्रित किया। आर्यन, सुनेहा और नलिनी तुरंत माया के पीछे पीछे चले गए। माया के मार्गदर्शन से आर्यन, सुनेहा और नलिनी तुरंत यागातामा ओरोची गुट के गुप्त स्थान में दाखिल हुए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये जगह बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। इमारतें और सब कुछ हर जगह बिखरे हुए खंडहरों में बदल गया था। क्या यागातामा ओरोची गुट का सफाया हो गया है? इस जगह की तबाही को देखने के बाद आर्यन तुरंत अनुमान लगा सका कि ये गुट नष्ट हो चुका है और उसका सफाया कर दिया गया है। लगता है कि शैतानों ने यागातामा ओरोची के लोगों को मार डाला है। क्या सच में इस शैतान ने ही इन सब लोगों को मारा है? माया ने सभी से पूछा। शैतान एक अत्यंत क्रूर अस्तित्व हैं, वे बिना किसी भेदभाव के मार सकते हैं। नलिनी ने शैतान कैसे होते हैं इसके बारे में समझाया। वे इतिहास में लिखे गए अब तक के सबसे हिंसक लोगों का समूह हैं। ये पता लगाने के लिए कि क्या हुआ, चलो किसी जीवित व्यक्ति को ढूंढते हैं और उससे पूछते हैं। आर्यन ने माया, सुनेहा और नलिनी से कहा। भले ही आर्यन ने अपराधी का अंदाजा लगा लिया था, फिर भी वो सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका अंदाजा सही है और चूका नहीं है। आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी तुरंत इस जगह के आसपास जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए अलग अलग हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां कोई जीवित बचा होगा जिसका उपयोग वे इस घटना के साथ क्या हुआ था इसके बारे में सुराग देने में मदद कर सकें। आर्यन ने इस जगह के आसपास तलाश शुरू की। उसने जीवित बचे लोगों को ढूंढने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग किया। आर्यन ने मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश की। दुर्भाग्य से आर्यन को इस घटना से बचा हुआ एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल था। क्या इस घटना में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा? आर्यन काफी स्तब्ध था जब उसने देखा कि उस खूनी घटना में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। ये वाकई बहुत डरावना था। कोई जीवित व्यक्ति न मिलने पर आर्यन ने माया, सुनेहा और नलिनी से मिलने जाने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि क्या उन्हें कोई जीवित बचा हुआ मिला है। आर्यन माया, सुनेहा और नलिनी के साथ इकट्ठा हुआ। कैसे? क्या आपको कोई जीवित बचा हुआ मिला? आर्यन ने पूछा कि क्या उन्हें इस जगह के आसपास कोई जीवित व्यक्ति मिला है।
माया, सुनेहा और नलिनी ने एक साथ अपना सिर हिलाया। उन्हें इस क्षेत्र के आसपास कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला। तो आपको भी कोई जीवित बचा हुआ नहीं मिला? आर्यन ने माया, सुनेहा और नलिनी से कहा। इस जगह पर कोई जीवित नहीं बचा है। इस हत्यारे ने एक भी अवशेष न छोड़ते हुए सभी को मार डाला। सुनेहा ने आर्यन से कहा, अगर इस जगह पर हमें कुछ नहीं मिल सकता है तो चलिए अगले गुट के पास चलते हैं। चूंकि इस जगह पर उपयोग की कोई और चीज नहीं थी, इसलिए आर्यन ने माया, सुनेहा और नलिनी को अगले गुट के पास जाने के लिए आमंत्रित किया। माया, सुनेहा और नलिनी ने सिर हिलाया। वे यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसी वजह से उनके लिए अगले गुट के पास जाना बेहतर था। आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी तुरंत अगले गुट की ओर चल दिए। जिस बड़े गुट की ओर वे जा रहे थे वो डेविल लूसीफर गुट था। डेविल लूसीफर गुट यहाँ से सबसे नजदीकी गुट था, इसी वजह से उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। आर्यन, माया, सुनेहा और नलिनी तुरंत डेविल लूसीफर गुट के गुप्त स्थान पर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये जगह बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। इमारतें और सब कुछ हर जगह बिखरे हुए खंडहरों में बदल गया था। क्या डेविल लूसीफर गुट का सफाया हो गया है? नष्ट हुए सामने के हिस्से को देखकर आर्यन पुष्टि कर सका कि ये गुट भी खत्म हो चुका है। आर्यन के लक्ष्य वाले 4 बड़े गुटों में से 2 नष्ट हो चुके थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की स्थिति में और क्या किया जाए। पति, चलिए अगली मंजिल की ओर चलते हैं। माया ने आर्यन को अगले गंतव्य पर जाने के लिए आमंत्रित किया। इस जगह पर वे और कुछ नहीं कर सकते थे। डेविल लूसीफर गुट भी नष्ट हो चुका था। चलो अगले गुट के पास चलते हैं। आर्यन माया से सहमत था। उन्हें तुरंत अगले गुट के पास जाना चाहिए। ये संभव है कि फिलहाल अन्य गुट अभी तक नष्ट न हुए हों।